हमारे पास एक मैसेज आया था, अध्यक्ष जी के पास एक मैसेज आया था कि हरियाणा में ये 14 सीटें ये टारगेट कर दी हैं और 14 और कर दी हैं, जिनमें फरीदाबाद की सीटें भी शामिल थी। ये 40-50 हज़ार के मार्जिन, वो भी लहर में। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पिक एंड चूज किया है, इन्होंने चुन चुन के मारा है कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवारों को। तो लेकिन आज भी पूरे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग विपक्ष कांग्रेस पार्टी का है, तो हरियाणा में है, और सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रही तो हरियाणा से उठ रही है। तो अपनी वाणी को मैं इस तरह विराम दे रहा हूँ। आपके सवालों के लिए आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और टर्न बाई टर्न, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा नहीं है, दो चीज़ें हम बता देते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस में हमने खासतौर पे, क्योंकि आज हमने कुछ दो चीज़ों को बतानी है, आज हमने इसीलिए अपने चुनाव लड़े हुए उम्मीदवारों को नहीं बुलाया, क्योंकि हमारी पार्टी के जो कुछ उम्मीदवार हैं, कुछ लोग पटना में गए हुए हैं, आज भी गए हैं, जैसे ये अपने नीरज शर्मा जी गए, आज काफ़ी लोग फरीदाबाद से गए हैं, और विधानसभा का सेशन भी चल रहा था, आज सवेरे लोग वापस आए हैं। तो इसीलिए ये हमने जो सेकंड पंक्ति की वो है, जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, आज हम वो लोग आपको समझते हैं। लेकिन आज आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो कांग्रेस पार्टी के स्तंभ रहे, जिनके बिना कांग्रेस पार्टी ना हिली है ना हिल सकती है। ओझा जी के परिवार से आप लोग भली भांति परिचित है। हमारे आदरणीय B.R. ओझा जी ने जब तक रहे कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जावान रही, जब तक रहे कांग्रेस पार्टी की सरकार भी उन्होंने एक ही बार बनाई, और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। तो हम हमारे बीच में सतबी डागर जी हैं, और आज यूथ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं हमारे भाई विकास दायमा जी, और इनके तो फादर साहब हैं, हमारे तो बड़े भाई हैं दायमा साहब, और नितिन सिंगला जी हमारे यूथ के अध्यक्ष रहे हैं, अभी प्रवक्ता है कांग्रेस के, और संजय सोलंकी जी हमारे अच्छे प्रवक्ता हैं। एक बात का मैं अब आपको ऐलान करने जा रहा हूँ यहाँ पर, उसमें प्रदेश से भी नेता आएंगे, ये आप दूरी बात सुन लीजिए, उसकी अध्यक्ष उसमें बतौर हमारे कंधा तत्वाने प्रदेश के वरिष्ठ नेता आएंगे। अगले महीने एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम फरीदाबाद, जिसमें मुद्दा रहेगा फरीदाबाद की जो समस्या है उनको उजागर करेंगे और ज़्यादा। दूसरा वोट चोरी का अभियान, और उसमें अध्यक्षता जो होगी हमारे यहाँ से फरीदाबाद के विधायक, पूर्व विधायक, इन सब लोगों की रहेंगी, और विशेष अतिथि के रूप में हमारी अगुवाई करेंगे वहाँ पर राजन भैया जी, राजन साहब, जो सब लोग हम यहाँ बैठे हैं, दायमा जी, नितिन जी। और इतना कह के मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि देखिए, अब हम चुप ना, तो हम चुप पहले बैठे हैं। चुनाव के बाद एक सच्चाई है, अब पिछले 6 महीने से हम सभी कांग्रेसियों ने अपने लेवल में कोशिश करी है, लेकिन हालत तो बस से ज़्यादा बदतर होगी, इसलिए फिर हमें आगे आना पड़ रहा है। अभी बारिश छुपी नहीं है, पिछले 3 दिन पहले क्या फरीदाबाद हाहाकार मचा है, GT रोड जाम, नए जो पुल बने वो जाम, स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ डकार गए बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सभी नेता इनमें सब शामिल हैं, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बस आपसे एक निवेदन है, आप सभी से, कि देखिए, आज आप और हम लोग ही हैं जो फरीदाबाद की जनता की दुख तकलीफ उठा सकते हैं। इस फरीदाबाद के अंदर, अगर फरीदाबाद के अंदर आज कुछ चल रहा है तो विनाश की गाथाएं चल रही हैं, दुर्घटनाएं इतनी हो चुकी है, हमने सब देखा। और निश्चित रूप से एक मैं आखिरी मांग उठाने जा रहा हूं, जो बहुत जुड़ी मांग है, उसमें मैं आप सबका भी समर्थन चाहता हूं, और जिस दिन हमारा प्रदर्शन होगा उस दिन हम वो मांग पत्र भी सौंपेंगे हमारे प्रदेश से आए हुए नेताओं को। ये महीने बाद होगा, क्योंकि महीने बाद इसलिए होगा, उसके पीछे कारण सुन लीजिए। अभी भी हम इस सरकार को महीने का टाइम दे रहे हैं कि समस्याओं का निजात दिला दें। बारिश का पानी तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, लेकिन तब भी गंदगी, कूड़ा, बिजली, पीने का पानी, इन्होंने जब 11 साल में कुछ नहीं साधा है, कुछ नहीं साधे हैं, तो इनको महीने भर का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। और जिस दिन हम ये प्रदर्शन करेंगे वो अब तक का विशाल प्रदर्शन होगा, सभी नेतागण होंगे उसमें दूसरी एक मांग हमारी और रहेगी, जो मैंने पहले भी उठाई थी और आज भी उठा रहा हूं, कि फरीदाबाद में जो पंजाबी समाज का जो अनदेखापन हो रहा है वो सभी पार्टी कर रही है, और मैं ये भी कहूंगा, जाने अनजाने बीजेपी तो कर रही है जानबूझ के, लेकिन हमारी कांग्रेस से भी अनजाने में
जो पंजाबी समाज को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और मैंने आज से 1 साल पहले भी, मैं आज़ाद जब स्टूडियो ओपन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैं खुद आवाज़ उठाता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज की भी आवाज़ उठाता हूँ, सभी समाज, सर्व समाज मेरे लिए हैं। लेकिन अगर मैं पार्टी की बात भी करूँगा तो मेरा एक मुद्दा और भी है, क्योंकि हमारे पास पंजाबी समाज के लोग काफ़ी आते हैं और पंजाबी समाज को पार्टी ने, हालांकि अब जैसे अभी फिलहाल गुड़गांव में भी मौका दिया है और भी जिलों में मौका दिया है, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, अगर हम बात करें मेयर के चुनाव की, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी एक जगह, फरीदाबाद में भी पंजाबी समाज को भी थोड़ी कमी रहेगी। उसके लिए मैं आखिर तक पंजाबी समाज, मैं सर्व समाज से भी प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन पंजाबी समाज से भी मैं वादा करता हूँ कि उनकी आवाज़ को और ज़्यादा मुखर होकर उठाऊँगा। अभी बीते दिनों भी हमारे साथ कुछ पंजाबी समाज के नेतागण हमने मैकपाई में बैठे थे, मैंने उनसे बात करी, कुछ आपके पंजाबी समाज से कोई नेता मुखर रूप से आगे आना पड़ेगा। खाली मेरे कहने से, वेदपाल जी कहने से, नितिन जी कहने से, राजन जी कहने से बात नहीं बननी। उसमें हमें पंजाबी समाज से भी समर्थन चाहिए कि पंजाबी समाज भी मुखर होके किसी और की अगुवाई ना करके सबसे पहले अपने समाज की अगुवाई करे। क्योंकि अगर आपने देखो, चुनाव लड़े से कोई नेता नहीं बनता, नेता तभी बनोगे, कोई जीतता भी, कोई हारता भी है। नेता वही कहलाता है जो सर्व समाज की और अपने समाज के सुख दुख को उठाता है। तो एक पंजाबी समाज के भी नेताओं में एक अलग जगाना जरूरी बाकी है कि वो अपने आप को भी आगे लाने की कोशिश करें। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में और हमारी पार्टी में तो खैर कम है जरूर, मैं साफ कहूँगा, लेकिन बीजेपी में तो ऐसे ऐसे घाट बैठे हैं जो किसी को आगे नहीं आने देंगे बिना अपनी कोठी पे हाजिरी मारे। सुमित जी, आप ये स्टॉक और वोट चोरी का ही आप लेके बैठे हैं। आप हमेशा मतलब कि कांग्रेस मुद्दा उठाती हुई नजर आती है कि ईवीएम से सरकार बनी है बीजेपी की, मगर कई जगह तो आप लोगों की भी सरकार बनी है, वायनाड में हो गया, सब जगह हो गया, आपकी सरकार भी बनी है, तो वहाँ पे क्यों नहीं ईवीएम का खेला खेला गया? हाँ जी, वहाँ पे क्यों नहीं ईवीएम का खेला खेला गया? कई जगह तो आपकी भी सरकार बनी है। नहीं, ऐसा कि देखिए, उसमें ये होता है, सरकार जो खेला जाता है ना, वो एक टेंटेटिव आइडिया से ही किया जाता है। और आपको अच्छी तरह पता है ईवीएम तक ऐसा तंत्र है जिस पर दूर बैठे रिमोट से भी छेड़ सकते हैं। आइए राजकुमार शर्मा जी, आइए, हमारे गाँव क्षेत्र से राजकुमार शर्मा जी भी बड़ा अच्छा इन्होंने पास वगैरह एक्शन लड़ा था। आइए भैया, बात करें, कौन मेन इंजन है जो पहले फेलियर हो रहा है, क्योंकि शहर के हालात तो आते जाते हैं। सबसे पहले तो ट्रिपल इंजन में बीजेपी नगर निगम मेयर ही फेंक का ही फेलियर है। अगर बीजेपी नगर निगम मेयर और केंद्रीय मंत्री सांसद किशनपाल गुर्जर, बीजेपी के मंत्री विपुल गोयल, बीजेपी के मंत्री राजेश नागर, विधायक गणेश अदलखा, विधायक सतीश फागना, और मतलब सारे ही शामिल हैं, इनके सभी पार्षदगण एक शामिल है। सिर्फ इनका मोटिव है धन कमाना, ये और कुछ नहीं कर रहे। आपने एक क्वेश्चन किया था अभी, फेलियर कहाँ है? मुझे आप एक चीज़ बताइए, सारे एक जिम्मेवार लोग हर चैनल से, हर अखबार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मुख्यमंत्री जी फ्रीक्वेंटली फरीदाबाद आते हैं, दो फुट पानी में आते हैं। मुख्यमंत्री जी की ये हिम्मत नहीं होती कि किसी अधिकारी को ये पूछे कि वाटर लॉगिंग क्यों है। फरीदाबाद के अंदर अभी जो एक पूरे हरियाणा में सैनिटेशन के ऊपर एक अभियान चला रहे हैं लोग कि नगर निगम 40 लाख रुपये उस पर खर्च करेगा। आज तक ये 1.5-2 साल में एक टेंडर नहीं दे पाए कि कौन सफाई, कौन कूड़ा उठाएगा। शायद आप लोगों से भी कलेक्शन की जाती होगी, तो कौन वो पैसा लेके जा रहा है, आज तक वो ये नहीं कर पाए। तो सैनिटेशन प्रतियोगिता किसके लिए हो रही है? अभी आपकी सफाई में कोई तैयारी नहीं, वो पैसा 40 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं आप? अच्छा सुमित जी, एक सवाल और है। एक मिनट सर, एक मिनट पहले सब पूरा करेंगे अपनी बात को। तो आपने स्मार्ट सिटी वाली बात छेड़ी, बंधवाड़ी का 14 साल पहले कांग्रेस ने दिया था। आज तक के करीब 1200-1400 करोड़ रुपए जो महीने का देते हैं 2 दिन, आज तक ये डंपिंग यार्ड तक सिलेक्शन नहीं कर पाए, तो ये व्यवस्था देंगे कहाँ? अब आप ही के कहीं सोशल मीडिया पे था कि फरीदाबाद में 3 लाख पेशेंट हैं कैंसर के, तो स्मार्ट सिटी हुआ कि कैंसर सिटी हुआ?
कौन सी व्यवस्था है? एक सवाल हो रहा है, कल सीएम साहब ने एक अच्छी घोषणा की है जो लोग कि बेटियों को 21 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो भी अगर है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, महिलाओं के लिए फायदेमंद रहेगा। कितना सही उचित मानते हैं? उसके बारे में जी मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ नेता राजन उदय जी जो आपने आपको सवाल करें। सुमित जी सवाल मेरा थोड़ा तेज बोलिए, एक बार आंसर आ जाए। राजन जी थोड़ा तेज। बेटियों को पैसे देने से बात नहीं बनेगी, बेटियों को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो हरियाणा में आज मैं सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, सबसे अनसेफ बेटियाँ फरीदाबाद में, दिल्ली में और श्रीनगर में, ठीक है। तो जब पैसे देने से बात नहीं बनेगी, उनकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई किसी ने नीति बनाई है पैसे देने से, उससे मसला हल नहीं हो रहा। मसला हल तभी होगा जब बहू बेटियाँ सुरक्षित रहेगी। राजन जी, उसके अंदर एक बात है कि जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उसी को पैसे मिलेंगे। इस तरह तो पूरे हरियाणा में उसको उसी परिवार इसको ले पाएंगे जो फैमिली इनकम 1 ऐसे लाख तो लेडीज़ को कांग्रेस सरकार भी हिमाचल में दे रही है, हर लेडीज़ को दे रही है 18 साल से ऊपर। ये तो 1 लाख की बात कर रहे हैं। हिमाचल में तो हर एक लेडीज़ को दे रही है। तमिलनाडु घुमाओ, सरकार साहब को घुमाओ, दिखाओ जो हम काम कर रहे हैं। कल बोल रहे हैं पुलिस बीजेपी सरकार बना दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछले वालों में पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी, लेकिन हाथ से निकल गई सरकार। दोषी किसको मानते हैं? बार ईवीएम के ऊपर डाल देते हैं, बार सुमित जी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया क्या इस बार? ओवर कॉन्फिडेंस। मैं चाहूँगा इस सवाल का जवाब और वोट चोरी का वेदपाल लाइमा जी देंगे, फिर उसके बाद नितिन सिंह है। इस बार हम देखिए, मैं बताऊँ आपको, अभी बिहार में करीब हम लोग कच्छ में रहते हुए वोट चोरी के मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाए। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में मैं आपको बताता हूँ कि करीब 7 करोड़ मतदाता वहाँ पे हैं पूरे बिहार में, और 65 लाख वोटर्स, 65 लाख लोगों की वोटें कटी हुई है वहाँ पे। ऐड कोई भी नहीं है। हाँ, करीब मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 27,000 वोटें हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वहाँ पे कटी हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस नया मुद्दा लेके आ जाती है, कभी ईवीएम ले आती है, इस बार वोट चोरी ले आई, अगले चुनाव में कुछ और ले आएंगे। तो क्या ये मुद्दे खा रही है? भाई साहब आपकी बात हो जाते हैं ना। अब वोट चोरी एक अहम मुद्दा है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि मैंने आपको बिहार के आंकड़े दिए हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से करीब 27,000 वोटें काटी गई हैं। अभी बड़गल से भाई विजय प्रताप जी हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सर्वे कराया, करीब 18,000 वोट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कटी हुई हैं। पराग शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 16-17,000 वोटर का उन्होंने बताया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटें कटी हुई हैं, और कुछ वोटें डुप्लीकेट वोटें बहुत सारी बनी हुई हैं, जिसके आधार पे कांग्रेस की सरकार, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। वोट चोरी की वजह से और ईवीएम के घोटाले की वजह से कांग्रेस की सरकार बनते रह गई। आपने ये डाटा कहाँ से निकाला? कौन सा डाटा? जो आप ये कह रहे हैं कि इतनी वोटें काटी गई हैं और इतनी बातें मैं बताता हूँ आपको। ये बातें कांग्रेस के हमारे अभी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खाते हैं, उनके बेटे हैं, जो फिलहाल वीरेंद्र सिंह जो फिलहाल वहाँ से उचाना से चुनाव लड़े, 32 वोट से आए, उन्होंने डाटा निकाला है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप लोग जो है ये वोट चोरी रोकने में ऐसा कर रहे हैं, और आगे कैसे आप इसको रोकेंगे उसकी रूपरेखा बता दीजिए, क्योंकि सरकार तो चल रही है बीजेपी की। देखिए मैं बताऊँ आपको, आप क्या समझते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है? अभी हमारे पास जो कांग्रेस ने वोट चोरी का इसलिए बीजेपी ने जो वोट चोरी की, इसका भी कांग्रेस वाले और हमारे अवाम ने सारे सीनियर के साथ मिलकर एक रूपरेखा तैयार करी जाएगी। इससे भी निजात दिलाई जाएगी पार्टी को। हर चीज़ अगर बीजेपी कुछ भी गलत करती है तो उसका रोकथाम तो करेगी ना कांग्रेस पार्टी, और दूसरी पार्टी नहीं करती, हम नहीं करेंगे। राघव जी 3 चुनाव हारने के बाद संगठन ने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, क्या लगता है अब कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ आप लोग गुटबाजी के अंदर कुछ? भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा, गुटबाजी नहीं है तो जिला अध्यक्ष का है आपका? अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात, उसका काम मैं कमाल कर रहे हो। जिला अध्यक्ष का है? सुनिए ना, जब आप जवाब लेंगे तभी तो बताएंगे ना आपको। आपने बोला गुटबाजी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी सबकी अपने अपने नेताओं के प्रति आस्था हो सकती है। हर आदमी के अपने अपने अलग अलग नेता हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में गुटबाजी कहेंगे तो गुटबाजी तो बीजेपी में देख लीजिए। आप बीजेपी में नहीं है क्या? आप फरीदाबाद में देख लीजिए, फरीदाबाद के मंत्री एक दूसरे के अपने सामने रहते हैं। फरीदाबाद के विधायक भी अपने सामने रहते हैं। जब भी पब्लिकली बात आती है दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। आपने गणेश पूजा में देखा, आपको गणेश पूजा में मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, बड़े मंत्री दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना।
कल सीएम आया दिखे आपको, तो आप अच्छा, बीजेपी तो उसी के तर्ज पे चल रहे हो? नहीं, अब आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी बात सुनिए, आपसे मैंने पहली बात क्या कही, हमने किसी भी बड़े नेता को, चुनाव लड़े हुए नेता को हमने इस बार नहीं बुलाया, क्योंकि ये नेता, हम एस प्रदेश प्रवक्ता मैंने कांग्रेस बुलाई है, पहली बात, मुझे बुलाने का हक है, और पार्टी का एक कार्यकर्ता आम नेता भी बुला सकता है। आपको जब हम प्रदर्शन करेंगे, आपको सभी तमाम चुनाव लड़े हुए नेता भी, बने हुए भी, और जो नियुक्त हुए भी सब दिखाई देंगे। दूसरी बात, आपने जिनका नाम लिया, आज सेक्टर जो मुझे पता लगा था, क्योंकि वो मैंने कुछ फोटो में देखी थी और मेरे को मैसेज आ गया था, वहाँ उनके पड़ोस में डेथ हो गई, 3 लोग आज बेचारे, आप सबने देखा कि सेक्टर 22 के उनके घर के पास ही नाले में डूब के मौत हुई है। अभी वहाँ पे अब उनकी बॉडी लेके आए, सब लोग वहाँ पे उनके साथ काम करते हैं, तो हमारे कुछ लोग वहाँ भी व्यस्त हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नहीं है, मतभेद हर पार्टी में है और रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की खासियत है जो बीजेपी की नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता अलग अलग जगहों पे अलग जगाने में व्यस्त है, लोगों को जगाने में व्यस्त है, आवाज उठाने में व्यस्त है, चाहे वो कोई। सुमित जी, 89 विधानसभा से आप तैयारी कर रहे थे, टिकट मिलती है लखन सिंह को, परंतु जिस 89 विधानसभा की राजनीति ओल्ड फरीदाबाद से शुरू होती है, वहाँ पे आपका भी कार्यालय है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बात करते हैं ओल्ड मार्केट की, पूरी रोड तोड़ के पटक दी चुनाव के दौरान ही। अभी पंखा मेला हुआ जिसमें मुख्य अतिथि निकाय मंत्री स्वयं थे, परंतु अभी तक आपने उफ तक नहीं बोला, क्योंकि आपके ऑफिस के आगे गंदगी का अंबार है, पूरी मार्केट टूटी पड़ी है। 89 विधानसभा में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं 89 विधानसभा से मैं दावेदार, प्रमुख दावेदारों में था, और जब टिकट की बात आएगी बिल्कुल मांगेंगे, ठीक, वो पार्टी की मर्जी होती है। पार्टी ने टिकट लखन सिंह को जो दी और हमने उनकी पूरी मदद। बात है मुद्दा उठाने की, अभी तक मुद्दा किसी ने नहीं उठाया ना। कई ऐसे नेता है बीजेपी के भी और हर पार्टियों के भी, जिन्होंने दोनों पार्टी के नेताओं से पैसे भी लेते हैं और चुनाव में ऐसे भी नेता। लेकिन मैं आपको अपनी बात करना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा, कांग्रेस जो हम लोग हैं, उसी कूड़े की आवाज़ उसी कूड़े पे बैठ के मैंने उठवाई थी, फिर उसी सेम डे ट्रॉली आई थी, ट्रैक्टर आए थे, सारी गंदगी साफ की हुई थी बिल्कुल। और जो अब तो वो एरिया में बीजेपी वालों ने डंपिंग यार्ड बना दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा कूड़ा डालना शुरू किया। वहाँ बैठ नहीं पाते, अब हम आजकल यहीं बैठ रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, खुद भी कूड़ा उठवा रहे हैं। तो आप इसलिए, और इसके बारे में मैं आपसे, और आपने विधानसभा की बात करी, तो वहाँ से चुनाव इन्होंने भी लड़े हैं, तो उसका जवाब आपको नीतीश सिंह देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो आज की जो ये प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है, हम उस मुद्दे से अलग ना हटें, और जो उसका मुख्य मुद्दा है, आज शहर के अंदर जो इंद्र देवता इस बार जो हमारे ऊपर मेहरबान हुए हैं, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे भी मेहरबान हुए हैं और जिला प्रशासन पे भी, और इनकी सच्चाई को खोलने का जो कार्य किया है, उससे पता लगता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो कि यहीं के उद्योग मंत्री के पास, यहीं के लोकल बॉडी मंत्री के पास है, उसमें उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या जिला प्रशासन की तैयारियां हैं। आज जिस तरीके से फैक्ट्री से निकले हुए 3 साथी, सबसे पहले तो उनकी जो दर्दनाक मौत कल रात को हुई है, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, और उस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है, ये निर्धारित और ये तय करना बहुत ज़रूरी है। अब बात रही कि वोट चोरी की, आपने कुछ सवाल करा डाटा का कि डाटा कहाँ से आया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, और कर्नाटक का हिस्सा ही बेंगलोर है, और हमारी पार्टी ने किसी और अन्य राज्य पर नहीं, अपने ही राज्य पर उंगली उठाकर, जहां हमारी सरकार है, हमारी पार्टी के नेता राहुल जी ने एक विधानसभा का सर्वे करवाया, और डाटा बड़ा सिंपल है, आप सभी पत्रकार साथियों को भी समय आने पे दे दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस डाटा को अवेलेबल करा चुकी है। आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है राहुल जी के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा लेने की ही लड़ाई लड़ी जा रही है। राहुल जी की मांग ये है कि जितना भी डाटा हमारा विद फोटो के है, वो डाटा ऑनलाइन क्यों नहीं अपलोड किया जाता, हमें विद फोटो के डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा। जो डाटा ऑनलाइन ईवीएम की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोडेड है, वो विदाउट फोटो के डाटा है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम चुनाव लड़ते हैं, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण ले लेते हैं, 249 बूथ है, 249 बूथ का डाटा इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया। हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो डीसी फरीदाबाद, उस डाटा को हम लोगों ने सर्वे करवाया, हर विधानसभा का सर्वे चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बदमाशी ये कर रहा है कि उस डाटा को हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं दे रहा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक्सेल पे होता, तो हम सर्च करते कि सुमित
सन ऑफ श्री योगेश, कितने सुमित सन ऑफ योगेश है वो उसमें आ जाता। लेकिन ये चोरी ना पकड़ी जाए इसीलिए डाटा हमें इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल नहीं किया जा रहा। अब कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के निर्देश पर हर उम्मीदवार ने, हर पार्टी के कार्यकर्ता ने जो बूथ स्तर पे भी बैठे थे, उन्होंने उस डाटा को लेकर उस डाटा को इलेक्ट्रॉनिक एक्सेल में कन्वर्ट करवाया है और उसमें ये निकल के आ रहा है कि किस विधानसभा में एक मकान के अंदर कैसे एक घर में 100-100 वोट बनाई हुई है, कैसे एक ही नाम की 25-25 वोट बनाई हुई है, कैसे लोग जो मृत हो चुके हैं, मृत घोषित है, इलेक्शन कमीशन के डेटा में हाल ही के तीनों इलेक्शंस में उनकी वोट पोल की जा चुकी है। आखिर मृत व्यक्ति की वोट कैसे पोल हो सकती है, ये डाटा है। तीसरी बात थी जो सुमित जी ने करी, वेदपाल बाबू जी ने करी, सतबीर बाबू जी ने करी, वो ये राजन चाचा जी ने करी कि वोट चोरी को लेकर। देखिए ये खाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये खाली केरला की और हिमाचल प्रदेश या गुजरात या हरियाणा की बात नहीं है, ये बात है आपके हमारे लोक अधिकार की। अगर ये फॉर्मूला बीजेपी आज चला रही है तो ये अन्य पार्टियों को भी सिखाने का काम कर रही है। ये रीत कभी नहीं चली आज तक, कभी इस तरीके की प्रथा नहीं चली। हम सिही गांव के अंदर एक बूथ पे खड़े थे, वोटिंग वाले थे, एक महिला आती है 62 साल की और वो कहती है बेटा मेरी वोट पोल कोई और करके जा चुका है। आखिरकार कैसे? और अंदर बैठे हुए शर्मनाक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई साहब, गलती से पोल हो गई होगी, टेंडर वोट और गिरवा लेते हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक वोट को 2 बार कैसे पोल करा सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी धांधली है। और मैं आपको बता दूं, जैसा विजय भाई साहब ने बताया, पराग जी ने बताया, आप लोगों को विद डाटा बहुत जल्द राहुल जी हमारे नेता हैं, उनकी छतरी के नीचे पूरे देश के, प्रदेश के, जिले के, बूथ स्तर के नेता काम करते हैं, हम सभी उनके कार्यकर्ता हैं। बहुत जल्दी कल वो घोषणा कर चुके हैं कि वो हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ी आपके बीच में विस्फोटक, जैसे कर्नाटक की बात हुई, ऐसे हरियाणा का एक विस्फोटक डाटा आप लोगों के बीच में आएगा। उसके ऊपर बहुत तेजी से वर्किंग चल रही है। हमारे जितने भी प्रदेश के बड़े लीडर हैं वो विधानसभा स्तर पे सभी कार्यकर्ताओं को बुला के चुनाव लड़े हुए उम्मीदवारों को सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत जल्द बिहार की यात्रा खत्म होते ही राहुल जी हरियाणा के ऊपर एक बड़ी पीसी करने जा रहे हैं और इस डाटा का विस्फोटक एक फैसला आपके सामने आएगा कि हरियाणा में कांग्रेस 22,000 वोटों से नहीं हारी, जैसा सुमित जी ने कहा 0.5% वोट। 22,000 तो वो वोट हैं जो आप लोगों को और हम लोगों को दिख रही है, लेकिन सच्चाई आपके सामने निकल के 90 विधानसभा की उस दिन आएगी जिस दिन राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि हरियाणा में सही मायने में वोट चोरी कितनी हुई है। और वोट चोरी का मुद्दा आप और हमसे जुड़ा है, ये फॉर्मूला कल को कोई और पार्टी भी अपना सकती है, तो हमारे अधिकार की बात है, हमें इससे बचना चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं सुमित जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमारे मीडिया के वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर भी बैठे हैं और ऐसी रूपरेखा कांग्रेस जन जब भी करेंगे, कोई छोटा कार्यकर्ता भी करेगा, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर साथ आपके सामने लेंगे।